हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो आपकी पीजीटी स्क्रीनिंग में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरीके का मटेरियल अगर आपको चाहिए, और भी स्टडी मटेरियल बहुत सारा अवेलेबल है, अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग इन SC। लिस्ट 1 SC। SC मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, स्ट्रक्चर सिस्टम एनालिसिस, कपलिंग एंड कोहेशन, सिंबॉलिक एग्जीक्यूशन। एंड लिस्ट 2 सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, वैलिडेशन टेक्निक एंड सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं बच्चों। और यहाँ पर जो आप मैच कर सकते हैं, आपको अगर दो का भी आइडिया होता है तो काफ़ी हमारा ये कि हमारा 50% जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी। आपको पता है कि हम किसी भी प्रोडक्ट की जब कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो उसमें टाइम और कोस्ट के लिए हम मैट्रिसेस होती है, तो ये सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए होता है बेसिकली। स्ट्रक्चर्ड सिस्टम एनालिसिस। स्ट्रक्चर्ड सिस्टम एनालिसिस क्या होता है कि आपके सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट का एक फेज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको इससे मैच कर सकते हैं। कपलिंग एंड कोहेशन हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के अंदर करते हैं। एंड सिंबॉलिक एग्जीक्यूशन बच्चों ये होता है हमारा वैलिडेशन टेक्निक के अंदर। अगर आपको लगता है कि नई चीज़ें तो प्लीज़ इनको ज़रूर याद कर लें, तो मैचिंग किसी भी तरीके से आ सकती है, बट आपका आंसर ठीक होना चाहिए। तो आपको ये चीज़ें याद करने की भी ज़रूरत है। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं A4 यानी कि दिस वन, एंड B1 तो मिल गया आपको दो। अगर आप ऑप्शन अगर आप कंफर्म है तो भी आपको सॉल्यूशन इजीली मिल जाएगा। सो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is not typically provided by source code management software। source code management software के थ्रू कौन सी चीज़ जो है प्रोवाइड नहीं करवाई जाती। सिंक्रोनाइजेशन बिल्कुल हम लोग करते हैं, वर्जन भी बनाते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर के, सिंटेक्स हाईलाइटिंग और प्रोजेक्ट फॉर्किंग। तो बच्चों सिंटेक्स हाईलाइट करने का हमारा कोई पर्पस नहीं होता। सिंटेक्स हाईलाइट करके हमें करना भी क्या होता है। सो ऑप्शन सी जो होगा इसके लिए करेक्ट होता है। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो बिल्कुल आप एक क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, और जो साथ में मैं आपको अलग से भी बता रही हूँ पर भी आप जरूर उनको नोट कर लेंगे। अगला है हमारा मैच द फॉलोइंग 5 CMM लेवल। CMM क्या होता है? कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। अगर आपने मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की MCQs की प्लेलिस्ट अगर चेक की होगी तो बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उसमें CMM से रिलेटेड, और एक क्वेश्चन CMM से रिलेटेड जरूर एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई बार तो CMM के लेवल ही पूछ लिए जाते हैं। कोड कितने लेवल होते हैं? तो ये बच्चों 5 लेवल होते हैं। इनिशियल, रिपीटेबल, डिफाइंड, मैनेज्ड और ऑप्टिमाइज, जिसको मैं याद करने का तरीका बताती हूँ जनरली बच्चों को, IRDMO। तो ये 5 लेवल है और आप इसी सीक्वेंस में इनको याद कर सकते हैं। सीक्वेंस भी कई बार पूछ ली जाती है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया कि इनिशियल का क्या है पर्पस है, ठीक है। डिफरेंट लेवल्स के डिफरेंट पर्पस पूछे गए। तो इनिशियल बच्चों आप देख सकते हैं, इनिशियल मतलब वहाँ पे कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। देखो सीधा सा यहाँ पर मेरी नज़र सीधे 4th ऑप्शन पे गई है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, यहाँ पे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। सो देयर मे नॉट एग्जिस्ट अ प्लान, डेफिनेट बात, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ कि B और C ऑटोमेटिकली ही हमारे इग्नोर हो गए, ठीक है। अब हमें A और D से फाइंड आउट करना है, यानी कि A में भी ऑप्शन है आपका, D में भी ऑप्शन। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं। अब नेक्स्ट में भी आप देख सकते हो कि B का जो है ऑप्शन बच्चों ये 5th है और ये भी 5th है, यानी कि आपको यहाँ से भी आंसर मिल जाएगा। रिपीटेबल मतलब देयर इज़ अ प्लान, यानी कि ये भी कंफर्म आपको हो गया। अब आप देख सकते हैं डिफाइंड। डिफाइंड क्या करता है? डिफाइंड के लिए ऑप्शन देखो आप यहाँ पर, प्रोसेस आर इम्प्रूव्ड और क्वांटिटेटिवली और कॉन्टिन्यूली। एंड सेकेंड ऑप्शन, प्लान फॉर अ प्रोजेक्ट कम फ्रॉम अ टेम्पलेट फॉर प्लान, एंड प्लान यूजेस प्रोसेसेस दैट कैन बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं डिफाइंड का प्लान फॉर अ प्रोजेक्ट कम्स फ्रॉम ए टेम्पलेट, यानी कि टेम्पलेट बना हुआ, यानी कि कुछ ना कुछ वहाँ पे डिफाइंड है। तो यहाँ से आप इसका ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक है। और ऑप्टिमाइज करना क्या होता है कि किसी भी चीज़ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना,
तो यहाँ से भी इसका भी आइडिया आपको लग जाएगा, यानी कि आपका ई का ऑप्शन 1, ठीक है, और सी का ऑप्शन 2 यहाँ मिल रहा है। इसके लिए आप श्योर थे ही, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस मेथड से भी आप अपने सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। जब मैचिंग का केस आता है तो आप पहले ये फाइंड आउट करें कि कौन से जो ऑप्शन से आपको इग्नोर करना है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटजी होती है काफ़ी सक्सेसफुल होती है जब हम किसी क्वेश्चन के आंसर का सारे ऑप्शंस हमें पता नहीं होते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न ऑफन यूज टू रेस्ट्रिक्ट द एक्सेस टू एन ऑब्जेक्ट इज अडेप्टेबल, डेलीगेशन, डिकोरेटर और प्रॉक्सी। देखो यहाँ पर सिंपल बात पूछी है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न ऑफन यूज टू रेस्ट्रिक्ट द एक्सेस ऑब्जेक्ट को कौन एक्सेस नहीं करने देता। देखो जनरल अगर हम लाइफ की बात करें तो हमारे पास जितने भी सर्वर हैं, ठीक है, हम गूगल का सर्वर ओपन करते हैं, गूगल का सर्वर एक्सेस करते हैं, तो क्या हम ओरिजिनल सर्वर को एक्सेस करते हैं? नहीं ना, हम क्या करते हैं, प्रॉक्सी सर्वर को एक्सेस करते हैं। तो प्रॉक्सी सर्वर हमें क्या कराता है, हमें एक्चुअल जो हमारा सर्वर उसको एक्सेस करने की परमिशन नहीं देता है, वो हमें अलाउ नहीं करता, हमें वहीं पर रोक लेता है। सो यहाँ पर भी उसी तरीके का आप आइडिया लगा सकते हैं। और ऑप्शन डी, तो बच्चों कई बार क्या होता है कि चीज़ें ज़रूरी नहीं कि पढ़ी हुई आएंगी, इनको आप रिलेट भी करना सीखो कि किस तरीके से ये चीज़ आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सकती है, ठीक है। सारी चीज़ें, ऐसा नहीं होता कॉम्पिटिटिव टेस्ट में कि सारी चीज़ें आपकी एकदम से आपको देखते लगे हाँ मैंने ये पढ़ी थी, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, ठीक है। आपको थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा एक दूसरी चीज़ों के साथ। अगला देखते हैं बच्चों, रीज़न टू री इंजीनियर मतलब जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर को दोबारा से री इंजीनियर करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना होता है, ठीक है। कोई नई टेक्निक आई है, नई टेक्नोलॉजी आई है, उसके साथ उसको इम्प्रूव करना होता है, मेंटेनेबिलिटी को इम्प्रूव करना होता है, ठीक है। तो कई बार री इंजीनियर की डेफिनेशन पूछ ली जाती है और यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं काफ़ी सारे। यहाँ पे अलाउ लेगेसी सॉफ्टवेयर टू क्विकली अडेप्ट, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कोई नया चेंज आया है, आप नई टेक्नोलॉजी आई, उसको चेंज करना है, अपग्रेड करना अपने सिस्टम को, उसको भी री इंजीनियरिंग बोलते हैं। री मतलब दोबारा से बना रहे हो आप कोई चीज़। और सॉफ्टवेयर मेंटेनेबिलिटी को इम्प्रूव करने का सबसे बेस्ट है आपका सॉफ्टवेयर री इंजीनियर करना। अलाउ चेंज इन द, नो, यहाँ पर हम चेंज अलाउ नहीं करते हैं बिल्कुल भी। हमारे पास जो ऑलरेडी चीज़ है उसी को हम अपग्रेड करते हैं यहाँ पर। सो ऑप्शन जो होंगे PQR, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट होगा। अगला देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की स्ट्रेटेजी फॉलोड बाय द क्लीन रूम अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो क्लीन रूम सॉफ्टवेयर, बच्चों आजकल जो क्वेश्चंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं क्लीन रूम, क्योंकि एडवांस टॉपिक है। री इंजीनियर, रिवर्स इंजीनियर, इनसे क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं और मैंने अपने MCQs में भी इन क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। यहाँ पर भी मैं लेकर आई इन क्वेश्चंस को ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आपको ये भी पता चल जाए कि आपको कितने MCQs आते हैं। और अगर आपको नहीं आते हैं तो बच्चों मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार MCQs 15-16 वीडियोज़ हैं वो आप ज़रूर देख लें। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्लीन रूम अप्रोच का क्या है। इज़ नॉट अ की स्ट्रेटेजी, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन, डायनेमिक वेरिफिकेशन, इंक्रीज डेवलपमेंट और स्टैटिस्टिकल टेस्ट। देखो क्लीन रूम अप्रोच में क्या, एक फॉर्मल स्पेसिफाई करेंगे, एक इंक्रीमेंटल अप्रोच भी है और एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है। डायनेमिक वेरिफिकेशन का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। सो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैपिंग इज नॉट यूज फॉर मैपिंग प्रोसेस इन कैश मेमोरी, एसोसिएटिव, डायरेक्ट, सेट एसोसिएटिव मैपिंग और सेगमेंटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, एसोसिएट, डायरेक्ट और सेट ये सारी कैश मैपिंग की टेक्निक्स हैं, ठीक है। और ये वाली जो है सेगमेंटेड पेज मैपिंग, ये आपकी टेक्निक नहीं है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को याद करो। द पीरियड ऑफ अ सिग्नल इज़ 100 माइक्रोसेकेंड, इट्स फ्रीक्वेंसी इज 100 raised to power 3 hours, 10 - 2 kilohertz, 10 raised to power -3 kilohertz और 10 raised to 5 hertz। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, टाइम इक्वल टू यानी कि 100 और फ्रीक्वेंसी अगर पूछी गई है तो फ्रीक्वेंसी आपको पता होना चाहिए 1/t होता है। 1/t होता है यानी कि 1/100 यानी कि 10 raised to power -2 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। तो ऑप्शन जो होगा ये आपका बी हो जाएगा। एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है एग्जाम में।
अगला देखो, द डॉटेड डेसिमल नोटेशन ऑफ द फॉलोइंग IP वर्जन 4 एड्रेस इन बाइनरी नोटेशन इज। बच्चों मैं जनरली आपको कहती हूँ कि वीडियो को पॉज करके अपना आंसर निकालो, उसके बाद मेरे आंसर के साथ टैली करो। यही एक मेथड है जिससे कि आपका रिवीजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं IP वर्जन 4 है जो हमारा, यहाँ पर आप देख सकते, देखो बच्चों ये है आपका 1 ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये 129 के इक्विवेलेंट है क्योंकि ये 1 है, ये 128 है, तो ये 129 है, यानी कि आप इसको भी इग्नोर करो, इसको भी इग्नोर करो। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे 1011 है, यानी कि ये 11 है, ये भी 11 है। ठीक है, तो आपका 11 ये आ गया, तो फर्दर आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप फास्ट भी कर सकते हैं और आपका एक टेक्टफुल आंसर होगा, जो कि गलत होने के कम से कम चांसेस होते हैं। डेफिनेशन इन एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट आर सेड टू बी। बच्चों बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं एक्सएमएल से, ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। द डेफिनेशन इन एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट आर सेड टू बी डैश व्हेन द टैगिंग सिस्टम एंड डेफिनेशन इन द DTD आर ऑल इन कंप्लायंस। तो वेल फॉर्म्ड, रीजनेबल, वैलिड और लॉजिकल। तो बच्चों इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा वैलिड। तो कई बार बच्चों इन्हीं की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है DTD की। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी मैंने HTML की, अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट कंप्लीट चेक की होंगी तो वहाँ पर मैंने HTML से भी रिलेटेड 3-4 वीडियोस बनाई हुई, उसमें इन क्वेश्चंस को डाला हुआ, तो ज़रूर वो भी चेक करो बच्चों। एक क्वेश्चन HTML XML इससे रिलेटेड भी आ जाता, आसान क्वेश्चन होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो उस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चंस डाले हुए हैं, तो आप ज़रूर देख लेना उसको भी। हैश फंक्शन h डिफाइंड h की मोड 7 विद लीनियर प्रॉबिंग is used to insert a key dash into a table index from 0 to 6. What will be the location of the 18? तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास सिंपल सा है कि हमारे पास 6 इंडेक्स बना लेते हैं, 7 इंडेक्स बना लेते हैं हम, 0 1 2 3 4 5 और ये रहा आपका 6। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ पर 44 को अगर आप 7 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आता है, 3। ठीक है, यानी कि थर्ड प्लेस पर क्या होगा आपका, 45 नहीं 44, देखो पहले 44 है, 44/7, यानी कि ये भी आपका क्या होगा, रिमाइंडर आपका 2 लेफ्ट आएगा। ठीक है, अगर ये 2 आएगा बच्चों तो यहाँ पर यानी कि सेकंड प्लेस पर आपका 44 आ जाएगा। ठीक है, और 45 है तो ये 3 आ गया, तो यहाँ पे थर्ड प्लेस पे आपका 45 आ जाएगा। 79/7, 7 और 2 यानी कि रिमाइंडर आपका 2 आएगा। बट अब क्या देख रहे हो आप, ऑलरेडी 2 इंडेक्स पे आपके पास 44 है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें +1 का एक मेथड अप्लाई कर लेते हैं कि नेक्स्ट जो भी आपको फ्री स्पेस मिलेगा आप उसमें डाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 79 को इस लोकेशन पर डालना होगा। ठीक है, क्योंकि आपने देखा 2 सेकंड पोजीशन पर ऑलरेडी आपके पास 44, फिर +1 किया, +1 में आपके पास ऑलरेडी 45 है, तो +1 अगेन करेंगे आप, क्योंकि जब भी कॉलिजन अकर होता है लीनियर प्रॉब्लम में तो हम +1 करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 55 को 7 से करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा आपका 7 रिमाइंडर आएगा, 6 आएगा बच्चों, 7 नहीं आएगा, 6 आएगा, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। 91 को करेंगे आप, तो 91 को अगर 7 से करते हैं तो यहाँ पर आपका 0 रिमाइंडर आएगा, 0 आएगा तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं, ये आ जाएगा। अब आपके पास है नेक्स्ट है 18। अब 18 को आप 7 से करो पहले तो, यानी कि आपका 4 आ गया। ठीक है, अब अगर 18 में रिमाइंडर आपका 4 आता है तो 4 पर आप क्या देख रहे हो, ऑलरेडी आपके पास 79, अभी मैंने बताया था क्या करना है आपको। ये अगर कॉलिजन अकर होता है तो हम इस तरीके का फॉर्मूला लगाते हैं, h(k+1), यानी कि 5th लोकेशन पर आपका यहाँ पर 18 आ जाएगा। तो यही पूछा गया है
और ये ऑप्शन जो होगा सी हो जाए। तो इसलिए बच्चों मैंने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया कि क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, ठीक है। और आपका ये क्वेश्चन आसान है, गलत नहीं होना चाहिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। लीनियर प्रॉबिंग मेथड अप्लाई करना है, यानी कि एक बार आपको रिमाइंडर निकाल कर उसको पर्टिकुलर प्लेस पर डाल देना। अगर कॉलिजन अकर होता है तो आपको +1 करना है। फाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम सॉल्व्स द सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। तो बच्चों आग बंद लग करके लगा देना दिस एल्गोरिथम, आगे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। दिस एल्गोरिथम सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ है। किसी भी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए तो आपका एक क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है ए बाइनरी सर्च ट्री इन विच एवरी नॉन लीफ नोड हैज़ नॉन एम्प्टी लेफ्ट एंड राइट सब ट्री इज कॉल्ड अ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। बिल्कुल ठीक है, आपका लेफ्ट और राइट सब ट्री नॉन एम्प्टी होंगे, उसी को तो हम स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री कहते हैं। सच अ ट्री विद 19 लीव्स, ऐसा ट्री जिसके 19 लीव्स हैं, ठीक है। अगर 19 लीव्स हैं तो यानी कि n इक्वल टू क्या हो गया, 19 हो गया, ठीक है। तो अगर आपको टोटल नोड अगर काउंट करने तो बच्चों कैसे करेंगे, टोटल नोड इक्वल टू इंटरनल नोड, ठीक है, प्लस लीफ नोड। अब इंटरनल नोड जो है आपका 19 - 1 होगा, डेफिनेट सी बात है, ठीक है। और प्लस आपको पता है ये लीफ नोड आपके 19 है, तो 18 + 19 यानी कि 37 एग्जैक्टली क्या होगा, 37 नोड्स होंगे। ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चंस थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि थोड़े हार्ड हैं, बच्चों ये क्वेश्चंस भी आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, क्योंकि आप पीजीटी के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री क्या होता है, आपसे थोड़ा सा आगे का पूछा जाएगा, तो इन क्वेश्चंस को भी कर लेना। अगला है मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द एल्गोरिथम। क्वीन प्रॉब्लम, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट, स्ट्रेसन एल्गोरिथम, ऑप्टिमल बाइनरी सर्च। तो बच्चों इस मैचिंग के क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको 1 या 2 का भी आइडिया तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को क्रैक कर लेंगे। तो 8 क्वीन प्रॉब्लम मुझे अपना याद है कि ये बैक ट्रैकिंग के अंदर होती है, ठीक है। आपको कुछ ऐसा कंफर्म होना चाहिए। ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री में आपको याद होना चाहिए कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास 2 ही प्रॉब्लम होती थी जिन पर हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे, ठीक है। अब देखो स्ट्रेसन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक अलग से कॉन्सेप्ट आता है आपका डिवाइड एंड कनकर में, अब कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। अब सिंगल सोर्स है, सिंगल सोर्स को ग्रेडिंग में डाल दो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो ये जो मैच किया बच्चों मैंने, ये किसी भी तरीके से आए तो आपको याद करना है कि स्ट्रेसन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किसका है, डिवाइड एंड कनकर का है। ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री कहाँ अप्लाई, किससे अप्लाई होता है, डायनेमिक बाइनरी प्रोग्रामिंग में। इसमें हम सॉल्यूशन देते हैं। 8 क्वीन प्रॉब्लम हमारी बैक ट्रैकिंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन नीडेड टू सॉर्ट 9 आइटम्स यूजिंग रेडिक्स सॉर्ट इज 45, 72, 360 और 45। तो ये बच्चों यहाँ पर बेसिकली मेंशन किया गया है अज्यूम ईच आइटम इज़ 5 डिजिट ऑक्टल नंबर, ठीक है, क्योंकि रेडिक्स में बेसिकली सॉर्टिंग के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो करेंगे n × n - 1 × m, ठीक है। n तो आपके आइटम है और m क्या है, ये आपकी डिजिट है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो एग्ज़ाम में आपको ये भी गिवन होगा, तो आपको जस्ट पुट करना है। तो यहाँ पे 9 × 8, ठीक है, 9 - 1 किया 8 आ गया, इंटू 5 क्या है, डिजिट है हमारी 5 कर दिया। तो इसको जो मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन निकालोगे तो 360 आ जाएगा, ठीक है। तो कई बार एज इट इज़ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो आई होप कि ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा बच्चों, और मैंने काफ़ी मेहनत की है इस वीडियो में, आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ढूंढ कर लाई हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल रहे। और वीडियो अगर पसंद आता है तो अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम इसको लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर अपनी प्रीवियस वीडियोस को देख लें बच्चों, वो आपकी बहुत काम की वीडियोस हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।